नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ओशो। जो ओशो थे वो एक कैसी शिक्षा चाहते थे दुनिया में कि दुनिया उस शिक्षा की प्रणाली को अपनाए। तो दोस्तों मतलब मैंने पढ़ा था ना, तो एक अजीब सी खुशी फील हुई थी कि मतलब वास्तव में व्यक्ति जो है वो एक्चुअल बता रहा है। और जब हम पढ़ते हैं तो मन नहीं लगता पढ़ाई में, जबरदस्ती भेजते हैं। या घर वाले, आपने देखा होगा बच्चों को, आपने खुद ना पढ़ा होगा तो पता होगा कि स्कूल में जाते समय डर रहता है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ओशो ने जो खुद की शिक्षा नीति बनाई थी, एक पॉलिसी, उसके ऊपर आज हम चर्चा करते हैं। दोस्तों समझना कि व्यक्ति कहना क्या चाहता है और इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा। तो सबसे पहले शिक्षा के उन्होंने 5 आयाम दिए थे, पांचों के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले 5 आयामों में चर्चा करने से पहले कुछ उन्होंने जो बात बोली थी उसके बारे में बात करते हैं। शिक्षा, तो दोस्तों जो उन्होंने बताया था कि जो शिक्षा है आज के समय में वो अधूरी है, वो पूरी नहीं है। जो आज की शिक्षा है वो सिर्फ रोटी कमाने के लिए दी जाती है। मतलब सिर्फ उस शिक्षा को लेके तुम रोटी कमा सकते हो, उससे जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि जो अगर तुम खुद इंसानियत के ऊपर लेते हो, जैसे तुम इंसान हो या मैं हूं, कोई दूसरा व्यक्ति है, रोटी कमाने को छोड़ के, मतलब पैसा कमाने को छोड़ के शिक्षा का सिर्फ इतना मतलब है कि वो पैसा ही कमा सकती है या नौकरी करवा सकती है। बाकी के हमारे शरीर पर या हमारे व्यवहार पर या किसी दूसरी व्यक्ति के व्यवहार पर वित्ती भर भी आज की शिक्षा का फर्क नहीं है। और दोस्तों ये शिक्षा है आज की, वो प्रतिस्पर्धा सिखाती है। ये ओशो कहते हैं यहाँ कि शिक्षा आज की जो है वो प्रतिस्पर्धा सिखाती है। दोस्तों ये कैसे सिखाती है? जैसे कोई व्यक्ति टॉप आ गया क्लास में, तो पीछे वाले व्यक्ति को पुश करते हैं कि तुम उससे आगे निकलो। ये चीज आगे जाके बहुत बड़ी हो जाती है। क्योंकि दोस्तों किसी भी चीज को हम 12 साल तक फॉलो करें, उस प्रोसेस को कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इनसे अच्छे नंबर लाने हैं या मुझे इस रैंक में आना है, वो प्रतिस्पर्धा बहुत गहरे में बैठ जाती है और हम जिंदगी भर एक दूसरे से आगे निकलने में लगे रहते हैं। और तीसरी जो उनकी शिक्षा के बारे में ही बताया, अब उन्होंने सिर्फ अपनी ये शिक्षा है उसके बारे में तो इतना ही बताया कि ये प्रतिस्पर्धा सिखाती है, सिर्फ रोटी कमाने के काम की शिक्षा है, बाकी कोई काम की नहीं है। अब वो खुद की शिक्षा की बात करते हैं कि शिक्षा का ढांचा कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, शिक्षा जो शरीर का अंग होता है ना दोस्तों, अंग की तरह होना चाहिए शिक्षा। इससे मतलब ना कोई परीक्षा होनी चाहिए, ना कोई एग्जाम होना चाहिए। हाँ इतना होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति उसको निरीक्षण करता रहे कि ये व्यक्ति कैसा है, या कोई टिप्पणी लिखे वो तो कैसी लिखी है, और उसी आधार पर उन्हें अगली क्लास में डालना चाहिए या कुछ समय उसी क्लास में रहना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि तुम सफल हो गए या तुम असफल हो गए। दोस्तों असफलता जब होती है ना तो हीनता की भावना आती है इंसान के अंदर, मतलब खुद हीन समझने लगता है। और जब कोई व्यक्ति हीन समझने लगता है तो ये बहुत बुरा होता है दोस्तों। और सफलता अहंकार का भाव पैदा लाती है। अगर हम सफल हो जाते हैं तो अहंकार में भी बहुत कुछ कर देते हैं दोस्तों। इसलिए उन्होंने कहा कि शरीर के अंग की भांति होना चाहिए शिक्षा, जिसे हम वर्तमान में जी सकें। आज की जो शिक्षा है वो क्या करती है कि वर्तमान में नहीं जीती, भविष्य में। जैसे कोई 1 साल बाद एग्जाम है, एक साल बाद हम उस एग्जाम को देंगे, तो हम पता है अभी पढ़ेंगे और उस एग्जाम के बारे में सोचेंगे। तो ऐसा उनका नहीं था। अब उनके 5 आयामों के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं दोस्तों। उनका पहला आयाम में वो बोलते हैं कि सूचनात्मक, जैसे भूगोल, इतिहास और केमिस्ट्री वगैरह, इन चीजों को, बायोलॉजी वगैरह, इन चीजों को डिजिटल करके सिर्फ बोर्डों पर, और ना कि कोई टीचर होना चाहिए, कुछ मार्गदर्शक होना चाहिए क्लास में। जैसे अभी टीचर होते हैं उसमें मार्गदर्शक होना चाहिए कि ये चीज तुमको यहाँ पे मिल जाएगी, या इस चीज के बारे में आज न्यू अपडेट आया है। सिर्फ इतना बताने वाला होना चाहिए। बच्चा खुद से कितना सीखना चाहता है या क्या सीखना चाहता है वो खुद से तय करे। अभी आज की शिक्षा में जो 30 साल पुराने या 40 साल पुराने पहले टीचर पढ़ चुके हैं उसी को रटाते जाते हैं हर साल वही, तो उसमें बच्चा भी बोर हो जाता है, क्लास में सोने लगता है। तो ऐसा उन्होंने नहीं कि डिजिटल है। जैसे भूगोल है, भूगोल में कोई भी चीज अगर दिखानी है
तो प्रॉपर उसे लाइव चलाकर दिखा दो। अगर इंग्लैंड घुमाना है तो इंग्लैंड की वीडियो दिखा दो, क्योंकि दोस्तों जो कानों से सुना हुआ या मुंह से पढ़ा हुआ इतना प्रबल नहीं होता शरीर में जितना आंखों से देखा प्रबल होता है। तो वो कहना चाहते हैं कि जो भी सब्जेक्ट जो है, जो सृजनात्मक की जो सब्जेक्ट हैं जैसे भूगोल, इतिहास वगैरह, बायोलॉजी, इन चीजों को एक बोर्ड पर डिजिटल मार्गदर्शक, सिर्फ मार्गदर्शक के द्वारा बताकर पढ़ाना चाहिए। अब इसमें इतिहास की उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका रखी है दोस्तों, कि इतिहास में क्या चेंज करना चाहिए। देखो इतिहास में थोड़ा दृष्टिकोण बदलने की उन्होंने बोला था कि चंगेज खान, तैमूर लंग्स, नादिर शाह, एडोल्फ हिटलर, ये अभी हमको पढ़ाते हैं कि इनकी जंग हुई थी, ये मारकाट वाले व्यक्ति थे, आपको भी पता है इन्होंने कितने युद्ध लड़े। तो इन चीजों से क्या है दोस्तों कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो ये सोचता है कि एक इंसान दूसरे इंसान के प्रति कितना क्रूर हो सकता है, इससे घृणा की आशंका पैदा होती है दोस्तों, इंसान में घृणा बढ़ती है। तो इनको हटाने की उन्होंने बात की थी कि इन चीजों को हटा के उनके बारे में पढ़ाना चाहिए, जैसे मीराबाई है, कबीरदास जी है, और चाउन लूत्सो है, और बहुत बड़े बड़े ऐसे जो दार्शनिक हैं या उनकी जो मतलब प्रेम पर आधारित उन्होंने जो भी कुछ किया हो उन व्यक्तियों के बारे में पढ़ाना चाहिए। श्री कृष्ण के बारे में भी उन्होंने बताया था कि उनके बारे में पढ़ाना चाहिए। अब और आगे बढ़ते हैं कि उन्होंने इतिहास को लेके ये बोला था। अब भाषा की बात करते हैं दोस्तों, कि व्यक्ति को 2 भाषा कंपलसरी कर देना चाहिए उनके हिसाब से। एक तो है मातृभाषा और दूसरी अंग्रेजी। दोस्तों उनका कहना था कि आज अंग्रेजी को दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जानते हैं, और अंग्रेजी एक आसान भाषा है जिसको सब लोग आसानी से सीख सकते हैं। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी को प्रेफर किया कि हर व्यक्ति को 2 कंपलसरी भाषा आनी चाहिए, एक अपनी मातृभाषा और एक अंग्रेजी। अंग्रेजी तो आनी ही चाहिए। अब उनका जो दूसरा आयाम था दोस्तों, वो था वैज्ञानिक विषयों की खोज। मतलब बच्चे को जब वो छोटा होता है तो उसे किसी भी तरीके से कोई नई नई चीजों का एक्सपेरिमेंट करवाना चाहिए, या खोजते कोई नई चीज है उसमें खोजबीन उससे सिखाना चाहिए कि इसमें से तुम प्रोटीन खोजो, या कोई नई नई चीजें बनवाना चाहिए। उससे क्या होगा कि व्यक्ति के अंदर कुछ नया सृजन करने की क्षमता जागृत होगी, या नए प्रोडक्ट बनाने की क्षमता जागृत होगी। आजकल होता क्या है, हम स्कूल में जाते हैं, बैठ जाते हैं, जो पुराना है वो पढ़ा देते हैं, नींद भी आती है और इच्छा भी नहीं होती। अब उसका सिर्फ टारगेट इतना ही होता है जो हम पढ़ते हैं कि उसको पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई करना है, बस, इससे ज्यादा नहीं होता कहीं भी। आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, वो जिंदगी में कहीं काम नहीं आता। अगर इच्छा होगी कि वैज्ञानिक विषय की खोज अगर बचपन से सिखाई जाए कि किस तरीके से खोजा जाता है, खोजते हैं, तो उसमें दोस्तों होगा क्या कि जब हम कोई नई चीज को खोजेंगे ना, तो जिंदगी में भी अगर कोई हमारे साथ ऐसा हो जाता है तो हम कुछ नए करने की क्षमता हमारे अंदर पहले से है। तो उन्होंने ये बहुत अच्छा पॉइंट रखा था कि वैज्ञानिक विषयों की खोज। अब तीसरा आयाम जो है दोस्तों, मतलब उनकी शिक्षा की बात ही अलग है, इतना 2 आयामों में भी इतना बता दिया। अब तीसरा, जीने की कला। अब दोस्तों ये बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने लिया था कि जीने की कला। दोस्तों हम जाते हैं स्कूल में, 12 साल तक पढ़ते हैं, 12 या 13 साल तक। तो उसमें होता क्या है कि हम जाते हैं, उदास बैठे रहते हैं और डरे हुए बैठे रहते हैं। तो वो 12 साल तक अगर कोई इंसान उदास और डरा हुआ रहेगा तो तुम उससे क्या उम्मीद कर सकते हो? क्या वो लाइफ में कुछ बड़ा कर सकता है? सोचने लायक बात है कि किसी भी चीज को एक सांचे में डालो तो वो सांचे का आकार पकड़ लेती है दोस्तों। इसी के ऊपर ओशो जी का कहना था कि जो व्यक्ति अगर 12 साल तक उदास रहे तो वो हंस ही नहीं सकता। 12 साल तक डरा हुआ हो तो वो उसके बाद में उससे डर जाएगा ही नहीं। अभी देखो, पहले स्कूल टीचर से डरते थे स्कूल में, उसके बाद में ग्रेजुएशन होने के बाद में कहीं ऐसा लगता है कि कहीं कोई अनहोनी हमसे ऐसी ना हो जाए कि हम फंस जाएं, हमारी नौकरी नहीं लगेगी, केस बन जाएगा। और फिर आगे किससे डरते हैं कि शादी हो गई तो फिर
बीवी बच्चों की प्रॉब्लम कि हमको कुछ हो गया तो इनको कौन देखेगा। तो मतलब सारी जिंदगी डर में ही निकल जाती है इंसान की, क्योंकि प्रोसेस ही ऐसा बनाया है और ना उसके ऊपर कोई चर्चा होती, बस बेड़ चाल चले जा रहे हो। तो ये समझने लायक चीज है कि जीवन जीने की कला। अब इसमें उन्होंने बताया था कि जीवन जैसे प्रेम, प्रेम कैसे करना चाहिए। आज जो हम बोलते हैं दोस्तों वो प्रेम नहीं है, एक्चुअल में प्रेम की एक अलग परिभाषा है और उसको सिखाना चाहिए कि घृणा, क्रोध, अहंकार, इन चीजों को हम प्रेम में कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं और प्रेम सिखाना चाहिए। उसके बाद में इसी में जीवन जीने की कला में हास्य व्यंग, दोस्तों हंसने के जो व्यंग है वो भी हमको इसी में डाल देना चाहिए जिससे लड़के हंसे। अब आप सोच सकते हैं कि देखो एक तो परीक्षा नहीं होगी तो हम वर्तमान में जीने लग जाएंगे, है ना। वर्तमान में जिएंगे तो वास्तव में जिएंगे दोस्तों, उसमें भी हंसना, तो चेहरा खिला खिला हंसने में, उसमें दोस्तों बहुत सारी शरीर की हास्य जो हंसने की विधि है या हास्य व्यंग है दोस्तों, इससे पता है आपने पढ़ा नहीं होगा अब या आपको नॉलेज नहीं होगी, इस सिर्फ हंसने मात्र से शरीर में इतनी एक्टिविटी पॉजिटिव रूट अपना लेती हैं कि दोस्तों मैंने पढ़ा है, मुझे पता है कि सिर्फ खुश रहने से शरीर का कितने प्रतिशत हिस्सा पॉजिटिव वर्क करने लगता है, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। क्योंकि हमको इस चीज के बारे में पढ़ाते ही नहीं ना दोस्तों। अब चौथा आयाम उन्होंने बताया था कला और सृजनात्मक, कि कोई भी कलाकारी जो लड़कों को जैसे चित्र बनाना, पेंटिंग बनाना या गाना गाना या सिंगिंग करना या कोई हाथ से बनाने वाली वस्तु जैसे मटका हो या बैट हो या कोई पेन हो या कोई लिफाफा हो, ऐसी चीज़ों से क्या होगा दोस्तों, सृजन जब हम खुद से सृजन कर लेते हैं ना, तो जो हमको अच्छा लगे अगर हम वो बनाएं तो एक जो अंदर की खुशी, बारीक वाली बहुत अंदर की खुशी वो फील होने लगती है। फिर क्या है कि इंसान पॉजिटिव रूट अपनाने लगता है। तो ये उन्होंने बताया था कि कला सृजनात्मक। अब पांचवा आयाम थोड़ा आपको अजीब लगेगा जो उन्होंने रखा था, कि पांचवें आयाम में उन्होंने रखा था मरने की कला। थोड़ा अजीब लगेगा दोस्तों, क्योंकि ये मरने की कला है ना दोस्तों, ये मान सकते हो कि बहुत ही डीपली बोल दिया उन्होंने कि मरने की कला। जिंदगी में कोई भी इंसान अगर किसी चीज से डरता है तो वह है मृत्यु, कि मैं मर ना जाऊं या ये ना हो जाए। अगर उसी से मनुष्य को ऊपर निकाल दिया जाए दोस्तों, तो सोचो कि वो मनुष्य कैसा होगा जो इस शिक्षा को प्राप्त कर चुका होगा। एक मतलब अलग ही लेवल। इन अभी ये लोग हैं वो मुर्दों के समान बताए हैं वो सोना कि ये मुर्दे हैं, वो वास्तव में अगर ऐसी शिक्षा हो तो हिल जाए इंसान। मरने की कला दोस्तों, ये मरने की कला क्या है, उन्होंने बताया कि ध्यान को व्यक्ति के अस्तित्व में उतार देना चाहिए और ये अनिवार्य होना चाहिए मरने की कला। मतलब बच्चे को उन्हीं 12 साल में कंटिन्यू अगर एक एक घंटा ध्यान कराया जाए तो वो मोक्ष को तो वैसे ही प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, कि वासना से दूर हो जाएगा। और आजकल तुम देख ही रहे हो वासना के बारे में, और मैं वीडियो बनाकर बता दूंगा कि वासना आज के टाइम में कितनी प्रगाढ़ तरीके से काम कर रही है और ये करेगी अगर इसको नहीं समझे तो ये अकेली भारत की परेशानी नहीं है दोस्तों। ये शिक्षा पॉलिसी ये दुनिया में, अमेरिका कहीं पे भी चले जाओ, इंग्लैंड, कोई से भी देश में सारा प्रोसेस यही है शिक्षा का। और आज दुनिया परेशान है। आज तुम देखो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट चलते ही रहते हैं। अभी रसिया तो यूक्रेन का चलता है, वो सीरिया मीरे, ये तो देश बर्बाद ही हो गए दोस्तों। अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इनका आईएसआई के साथ खुद का चल रहा है। तो मतलब ये शिक्षा अगर इंसान को उस ढांचे में डाला जाएगा तो शांति नहीं होगी दोस्तों। तो मैं आपको इतना ही बताने वाला था आज कि ओशो जी जो थे उन्होंने दुनिया को कैसी शिक्षा देने का बताया था या बोला था, तो उनकी शिक्षा के आयाम थे। और आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं आप कमेंट करके बताइए दोस्तों। और ये ना सोचे कि नया आपको जिस टॉपिक पर बात करनी हो दोस्तों कमेंट कर दीजिए, मैं होगा तो पूरी कोशिश करूंगा आपको बताने की। जय हिंद, जय भारत।